हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बार फिर से फार्मा साइरा क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर 2, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके हम जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो पूरे चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पूरे चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरे कोलॉजी में आपको ये सारे टर्म्स मिलने वाले हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले इन्हें समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 फार्माकोलॉजी का। ठीक है, तो गाइस हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स एनाटॉमी के बारे में हम जो नर्व सेल होता है उसके जनरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या इंक्लूड होता है। तो जो न्यूरॉन्स एनाटॉमी होती है, हम देखते हैं ये क्या है। नर्व सेल है, ये क्या है, पूरा नर्व सेल है, राइट। नर्व सेल में ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। और ये क्या है, डेंड्राइट्स। आपको ये दिख रहा है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का क्या काम होता है? जो डेंड्राइट्स होती है वो मैसेज को कन्वे करती है, मैसेज को रिसीव करती है और इस साइटोन सेल बॉडी के पास पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा और इस मैसेज को कहाँ पहुँचा देगा, साइटोन या सेल बॉडी के पास। अब ये जो सेल बॉडी है इसे हम साइटोन या सोमा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, इस पूरे सेल बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसे पूरा कंट्रोल करेगा, इसके अंदर की प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करेगा ये न्यूक्लियस। और ये जो सेल बॉडी है ये डेंड्राइट से मैसेज को लेगा। डेंड्राइट से मैसेज लेने के बाद क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करता है, एनालिसिस करता है कि उस मैसेज का क्या करना है। इसके अंदर उस तरह का केमिकल, उस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर और उस तरह का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद उस मैसेज को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू वो मैसेज कन्वे होने लगता है। ठीक है, तो गाइज इतना इतना पार्ट समझ में आया। डेंड्राइट्स क्या करता है, मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद क्या सेल बॉडी के पास भेजेगा, या इसका नाम साइटोन या सोमा भी है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे डिसाइड करता है और पूरे सेल को कंट्रोल करता है। उस मैसेज की प्रोसेसिंग होती है और आगे फर्दर एक्सॉन में चला जाता है। ओके गाइज, तो आपको ये एक्सॉन दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो भी पूरा प्रोसेस है वो क्या है, एक्सॉन है। इसके आगे ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन का टर्मिनल पॉइंट है। इसके ऊपर आपको गोला गोला राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स को अभी हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो मैसेज कहाँ आएगा, एक्सॉन के थ्रू चला आएगा, एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्स है और सिनेप्स के थ्रू चला जाएगा दूसरे नर्व सेल के पास। यहाँ पे आपको माइलिन शीथ दिख रही है, स्वान सेल दिख रहा है। नर्व सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है। जो माइलिन शीथ होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें जो मैसेज का वो कन्वे नहीं होता है, कोई भी इम्पल्स कंडक्शन माइलिन शीथ में नहीं होता है। ठीक है, जो माइलिन शीथ होती है नॉन कंडक्टर होती है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स आता है वो जंप कर करके आता है, इस तरह से आएगा, ऐसे इम्पल्स जंप करके आता है, क्योंकि जो माइलिन शीथ है वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो ये जो जंप करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को नोड ऑफ रैनबियर, क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनबियर के नाम से जानते हैं। ये जो खाली खाली गैप है, ये खाली खाली जो जगह है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसे हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। तो गाइज हम देखते हैं कि सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स क्या होता है, जब एक नर्व सेल किसी दूसरे नर्व सेल से जाके जुड़ती है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये नर्व सेल का एक्सॉन टर्मिनल है और ये दूसरा क्या है, डेंड्राइट से, दूसरा पार्ट क्या है, डेंड्राइट से। तो एक्सॉन टर्मिनल एक डेंड्राइट से आके ऐड हो रही है। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स के नाम से जानते हैं। इस सिनेप्स से कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये देखिए, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन, यानी कि ये जो बन रहा है इसे सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस सिनेप्स के पहले का पार्ट जो है उसे क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक एक्सॉन। अब इसके अंदर ये माइक्रोट्यूबुल आपको दिख रही है। ये माइक्रोट्यूबुल क्या करता है, ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इस नर्व सेल को, यानी कि एक्सॉन टर्मिनल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप को दिख रहा है लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें मैसेज क्या करना होता है, बहुत ही फास्टली कन्वे करना होता है, बहुत तेज़ी से भेजना होता है। उस मैसेज को भेजने के लिए उतनी तेज़ी से प्रोसेसिंग चाहिए, और प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं कि जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ताकि मैसेज बहुत ही फास्टली कन्वे हो सके, ट्रांसफ़र हो सके।
ठीक है, या फिर ये कह ले कि इम्पल्स का कंडक्शन फास्टली हो सके, राइट। और ये क्या है, न्यूरोफिलामेंट, यहाँ जो नर्व्स है उसके अंदर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, नर्व सेल को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। उस यहाँ पे आपको दिख रहा है सिनेप्टिक वेसाइकल्स। अब ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स क्या होता है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। कोई भी मैसेज डेंड्राइट्स के थ्रू गया हमारे नर्व सेल के अंदर तो क्या होता है, केमिकल के फॉर्म में बदल जाता है, और वो केमिकल किस में आ जाता है, इस वेसाइकल में, इस वेसाइकल के अंदर चला आता है। ठीक, सिनेप्टिक वेसाइकल, और फिर जाके बाहर निकल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेसाइकल रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। जो वेसाइकल है इससे क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ये देखिए रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, तो वेसाइकल से रिलीज होके किसके पास चला आया, डेंड्राइट्स के पास। ठीक है, इस डेंड्राइट्स के पास आएगा और मैसेज कहाँ चलाएगा, एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट में चला जाएगा, और उसके बाद पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा जहाँ पे उस मैसेज को पहुँचना है। राइट गाइस, तो इस तरह से आपने नर्व सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन्स एनाटॉमी, सेल बॉडी, साइटोन, सेल न्यूक्लियस, एक्सॉन क्या कहते हैं, यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होता है और कहाँ आता है, एक्सॉन टर्मिनल में, फिर सिनैप्स के द्वारा दूसरे नर्व सेल के पास चला जाता है। डेंड्राइट्स क्या करती है, ये मैसेज को लेती है और साइटोन या सेल बॉडी के पास भेज देती है। ठीक है, तो गाइज हम आगे की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, सिनैप्स का प्रोसेस। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स है, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, अब ये क्या है, रिसेप्टर। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अगले डेंड्राइट्स के रिसेप्टर से या फिर अगले मसल से सेल, जिससे ये नर्व सेल या एक्सॉन टर्मिनल जुड़ा हुआ है, उस रिसेप्टर से क्या होगा, बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक, अब ये क्या है, इस बीच में ये जो जगह दिख रही है, ये बीच में जो जगह है वो क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब क्या है, दरार जैसी संरचना बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और ये ऊपर के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और नीचे के मेम्ब्रेन को बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है गाइस, क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, क्या है ये जो सिनेप्सिस हो रहा है उसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा। अभी आगे हम बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने नर्व सेल का सिंपल स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो नर्व सिस्टम होता है वो उसे दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक सीएनएस में, एक पीएनएस में। जो सीएनएस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पीएनएस होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के अलावा, उसके अलावा जितने भी नर्वस सिस्टम है सब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, जो सीएनएस होता है उसमें क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आते हैं। ठीक, इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा जितने भी जो प्रोसेस है, नर्व प्रोसेस, वो सब आते हैं पीएनएस के अंदर में। ठीक है गाइस, ये देखिए ये क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये बीच में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ये क्या है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी किनारे किनारे जितने भी ये ब्लू बार दिखाई दे रहे हैं सब क्या, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी को देखिए, इस ह्यूमन बॉडी में क्या, ये ऑरेंज पार्ट जितना भी दिख रहा है ये सब क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये गोला वाला ब्रेन है, और ये जो लंबा वाला दिख रहा है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जितने भी ब्लू स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितने भी अदर पार्ट है वो सब क्या है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो गाइज ये रहा नर्वस सिस्टम, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सीएनएस और पीएनएस में। ठीक है, सीएनएस में क्या आया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, और पीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर किस में आते हैं, पीएनएस में। ठीक है, अब इस पीएनएस को दो पार्ट में बांटा गया, एक ऑटोनॉमिक में, एक सोमैटिक में। और सोमैटिक में क्या आता है, वॉलंटरी कंट्रोल और स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, वो सारे मसल्स जो हमारे बोन से जुड़े होते हैं उसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथ के मसल्स हो गए, पैर के मसल्स हो गए, ठीक है, बैकबोन के, गर्दन के, ये सारे मसल्स क्या हो गए, इस स्केलेटल मसल्स में आते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल मतलब जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल करते हैं, जिससे हमें हाथ को हिलाना है, उठाना है, कोई काम करना है, हमें चलना है, तो सारे हमारे कंट्रोल में है सारी चीज़ें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल। वो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स।
उसमें कौन सा नर्व फाइबर होता है, सोमैटिक नर्व फाइबर, और सोमैटिक नर्व फाइबर क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है गाइज, तो आपके समझ में आया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है, इसे हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और किसे कंट्रोल करते हैं, स्केलेटल मसल्स को। दूसरा क्या होता है, इट ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मतलब जो अपने आप हो जाए, जिसका कंट्रोल हम न कर सके, जिसे क्या बोलते हैं हम, इनवॉलंटरी कंट्रोल। ऐसा कंट्रोल, नर्वस सिस्टम का ऐसा कंट्रोल जिसे हम स्वयं से ना कंट्रोल कर सके, वो अपने आप चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से ना हो, हम अपनी इच्छा अनुसार उसे नियंत्रण ना कर सके, उसे क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। ग्लैंड्स जैसे हमारे स्टमक में होता है, पेप्टिक पेप्टिक सिक्रीशन होता है जूस का, और हमारे पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, हमारा पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके नीचे, ये सारे ग्लैंड्स में जो हार्मोन्स का, एंजाइम्स का सिक्रीशन होता रहता है, वो क्या होता है, इनवॉलंटरी, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप होता है। जैसे स्मूथ मसल्स में क्या आता है, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब आते हैं। अब देखो, लीवर अपना काम कर रहा होता है, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं, वो अपने आप चलता है। किडनी ब्लड का फिल्टर करती रहती है, क्या उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने आप करती रहती है। हार्ट बीट हमारा हो रहा है, क्या हम उसे रोक सकते हैं, रोक देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, कहानी ख़त्म। तो क्या होता है, अपने आप चलती रहती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल। वो किस में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, किस में, ऑटोनॉमिक के पार्ट में। ठीक है, तो गाइस जी समझ में आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे दो पार्ट में बांट दिया, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक में वॉलंटरी कंट्रोल था, स्केलेटल मसल्स को कर रहे थे। ऑटोनॉमी में क्या था, इनवॉलंटरी कंट्रोल, जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स आ रहे थे। ठीक है, अब इस ऑटोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें, एक पार्ट है सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। ये गाइस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर। ये जो चैप्टर है सेकेंड, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे ही डिपेंड है, पूरा का पूरा चैप्टर। तो आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को अगर समझ लेते हैं, पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे, आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है। तो जो सिंपैथेटिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फाइट और फ्लाइट मतलब क्या होता है, लड़ो या फिर उड़ जाओ, लड़ो या भाग जाओ। जैसे आप अचानक से आपके सामने कोई शेर आ जाता है, ठीक है, और आप देख के डर जाएंगे। अब वहाँ पे दो ही कंडीशन है, या तो आप उस शेर से लड़िए या फिर वहाँ से भाग जाइए। तो उस कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। फाइट और फ्लाइट मतलब वहाँ पे बॉडी की सारी एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, चाहे मसल्स कॉन्ट्रिक्शन हो, चाहे हार्ट रेट हो, चाहे ब्रीथिंग रेट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, सबको बढ़ा देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब आराम करो पचाओ, खाना पीना खाओ, आराम करो पचाओ, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे बॉडी के सारे सिस्टम को रिलैक्स करती है। जैसे मसल्स है उसे रिलैक्स कर देगी, हार्ट रेट को कम कर देगी, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। तो रिलैक्स करने का काम कौन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। और हाई करने का, एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक। तो हम देखते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ फीचर के बारे में, क्या क्या होता है, इनके कैसे कैसे फंक्शन फंक्शन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन पे काम करते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। तो गाइस, ये है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम और ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो इसके बारे में हम बढ़ते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, ये आपको T1 दिख रहा है, T12 दिख रहा है, इसे बोलते हैं थोरैसिक। क्या बोलते हैं, थोरैसिक। यानी कि थोरैसिक 1 से लेकर के थोरैसिक 12 तक क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। थोरैसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे वक्ष से, हमारा जो रिब्स है, हमारा जहाँ से रिब्स स्टार्ट हो रहा है, पसलियाँ, वहाँ से लेकर के नीचे जो बैकबोन, वहाँ के पीछे का जो बैकबोन है, वहाँ से लेकर के 12 तक क्या होता है, थोरैसिक, ठीक, पार्ट। वहाँ से जो स्टार्ट होता है नर्वस सिस्टम, उसे बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं कि क्या क्या कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, डायलेट पुपिल्स, हमारी जो आँखें हैं उसे क्या करता है, डायलेट कर देता है। कभी कभी हम शॉकिंग कंडीशन में आते हैं, अचानक से कोई चीज़ देख लेते हैं, हमें डर लगने लगता है ना, उस समय क्या होता है, हमारी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम बड़ा बड़ा, जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, डरने लगते हैं ना, तो हमारी आँखें क्या होती है, बड़ी हो जाती है, वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है डर के समय, बिल्कुल।
और क्या करता है इनहिबिट सलाइवेशन। जब हम किसी चीज़ को लेकर डरते हैं या हाईली एक्टिवेट होते हैं तो हमारा जो सलाइवेशन होता है, मुंह में लार सूखने लगता है, जैसे गला सूख जाता है, प्यास लग जाती है, ठीक है, मुंह बिल्कुल सूखा हो जाता है, तो उस समय क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, ठीक है। रिलैक्स ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई को रिलैक्स करने का मतलब क्या, पूरी तरह से स्ट्रेचेबल कर देता है ब्रोंकाई को। यहाँ पे आराम नहीं कर रहा है, स्ट्रेचेबल हो जा रहा है, ठीक है, खिंचाव बढ़ जा रहा है ब्रोंकाई में, ठीक। अब यहाँ क्या है, एक्सीलरेटर हार्ट बीट। एक्सीलरेट हार्ट बीट मतलब जो हार्ट बीट है उसे बढ़ा दे रहा है, बहुत तेज़ कर देगा। जब हार्ट बीट तेज़ होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, बीपी को बढ़ा रहा है, ब्रोंकाई को रिलैक्स कर रहा है। अब गाइस ये देखिए सारे जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये सारे फंक्शन आपको ड्रग की कैटेगरी में पढ़ने को मिलने वाले हैं। और जो ड्रग होगा इन्हीं के फंक्शन बेस होगा, बेस्ड होगा, इसी के आधार पे आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम कौन कौन सा काम कर रहा है। अगर आप इसे समझ ले रहे हैं, इस चीज़ को जान जा रहे हैं, तो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत ईजिली पढ़ लेंगे, आपको रटना नहीं होगा। सिवाय क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन ऐसी चीज़ होती है जिसे याद ही करना पड़ता है, बाकी चीज़ें आप समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम और क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन को। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, जैसे हमारे स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, उसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती रहती है, जिससे फूड मटेरियल आगे की तरफ बढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन प्रोसेस होती है। उस समय क्या होता है, रुक जाता है डर के मारे, जब चीज़ें हाईली एक्टिवेट हो जाती है। तो जब इनहिबिट हो जाएगा तो डाइजेशन ठीक ठाक से नहीं होगा। देखते हैं जब आपको एंजाइटी होती है, कहीं आना जाना होता है, हमारे अंदर ऐसा फियरनेस फीलिंग होने लगती है, हाईली एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है, सिक्रेशन अच्छे से नहीं होता, ठीक। या जिनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे कंडीशन में, जिनका बीपी की समस्या रहती है, ठीक है, तो उनके पेरिस्टालसिस मूवमेंट वगैरह क्या रहते हैं, अफेक्टेड रहते हैं। स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज। अब जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो क्या करेगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रिलीज होने लगता है, क्योंकि जो एनर्जी मिलने वाली है आपको ग्लूकोज से ही मिलता है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तभी क्या बोलते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का सिक्रेशन क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ा देता है। सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन क्या है, हार्मोन्स है, ये एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो किडनी से रिलीज होती है, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। एड्रेनलिन हाई अलर्ट मोड पे बॉडी को कर देता है, तो कौन सा सिस्टम उसे कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट गाइज। आगे क्या करता है, इनहिबिट ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जैसे कभी कभी आप देखते छोटा बच्चा होता है, उसे तेजी से डांट दो, डर के मारे उसे उसकी सुसु निकल जाती है, तो वहाँ पे कौन सा काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डर के मारे जिसका सुसु निकल जाता है, क्योंकि ब्लैडर का कॉन्स्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, प्रोसेसिंग को, ठीक है गाइज। तो ये सारी एक्टिविटी क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी होती है। अब जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में सारी एक्टिविटी सिंपैथेटिक के अपोजिट होती है, या ये कह ले कि पैरासिम्पैथेटिक की अपोजिट होती है सिंपैथेटिक की। जो इसमें घट रहा है इसमें बढ़ जाएगा, जो इसमें बढ़ा है इसमें क्या होगा, घट जाएगा। तो हम पैरासिम्पैथेटिक का भी देख लेते हैं। तो गाइज ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स पुपिल, पुपिल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, डायलेट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। स्टिमुलेट सलाइवा फ्लो, यानी कि सलाइवा का फ्लो बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा था। और कॉन्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की होगी, जो हमारा ब्रांक्यूल्स होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिलैक्स हो रहा था। और पैरासिम्पैथेटिक में जो हार्ट बीट है स्लो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या एक्सिलरेट हो रहा था, बढ़ जा रहा था सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, स्लो। अब यहाँ पे देखिएगा सब चीज़ें घट रही है, स्लो हो रही है, रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स मोड में। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और सिंपैथेटिक को बोलते हैं क्या, फाइट एंड फ्लाइट। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन, यानी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है वो इजीली होने लगेगा, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टिमुलेट हो जाएगा, चलने लगेगा। और स्टिमुलेट बाइल रिलीज, जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाएगा, स्टिमुलेट कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक,
ठीक है गाइज, तो आपने देखा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन को। आप इन सारे फंक्शन को याद रखिएगा, इन टर्म्स को याद रखिएगा, चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का। पूरे चैप्टर का जो बेस है आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पर ही बेस्ड है, और इसी के आधार पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी के बेस पे यही पढ़ करके आप पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन सारे कैटेगरी की दवा को आप इजीली लिख सकते हो और समझ सकते हो। ओके गाइज, मैं आपको फार्माकोलॉजी का कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बता दूँ, ऐसे कौन कौन से टर्म्स है जो आपको मिलने वाले हैं और जिसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो पहला टर्मिनोलॉजी है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होती है? एक नर्व सेल, न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल। जो नर्व सेल है उसी का दूसरा नाम है न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ये मैसेज को रिसीव करता है और क्या करता है? सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। पहले रिसीव करेगा और उसे जहाँ पे भेजना है वहाँ पे उसे भेजेगा। तो वो क्या काम होता है न्यूरॉन्स का? जहाँ भी आपको न्यूरॉन्स मिले तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे मैसेज की रिसीविंग हो रही है और सेंडिंग हो रही है। ओके गाइज, अब क्या ऑटोमेटिसिटी, यह क्या होती है? एबिलिटी टू वर्क इटसेल्फ, यानी कि जो काम खुद से हो रहा हो, जिसमें किसी और की आवश्यकता ना हो, किसी अदर एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ना हो, अपने आप वो काम हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। आपने ऑटोमेटिक का नाम सुना होगा, जस्ट वही है ऑटोमेटिसिटी। जिस भी ड्रग की कैटेगरी में ऑटोमेटिसिटी या जिस भी ग्लैंड या हार्मोन्स की नाम पे आपको ये ऑटोमेटिसिटी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे खुद से काम हो रहा है, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ओके गाइस, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टर्म है एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स क्या होते हैं? ऐसे नर्व जो इम्पल्स या मैसेज को सीएनएस की ओर ले जाने का काम करे, उसे क्या बोलते हैं हम? एफरेंट नर्व्स। मतलब जो भी नर्व्स किसी भी मैसेज को या फिर इम्पल्स को सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाए, उसे बोलते हैं एफरेंट नर्व्स। इसी का ठीक उल्टा है इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व्स क्या होता है? ऐसे नर्व्स जो किसी इम्पल्स को सीएनएस से दूर ले जाए, यानी कि सीएनएस से किसी बॉडी ऑर्गन के पास ले जाए, उसे बोलते हैं इफरेंट नर्व्स। तो अफरेंट और इफरेंट समझ में आया? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है गाइज, तो इसे आप यहाँ पे इजीली समझ लीजिए। जो नर्व किसी इम्पल्स को ले जाके सीएनएस के पास भेज रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? अफरेंट। और जो सीएनएस से किसी इम्पल्स को लेकर किसी बॉडी ऑर्गन के पास भेज रहा है उसे क्या बोलते हैं? इफरेंट नर्व्स। ठीक है गाइज, ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और इससे ज़्यादा टर्म आपको मिलने वाला है गैंग्लियन। ये गैंग्लियन बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है हर जगह पे। जहाँ भी गैंग्लियन टर्म आया तो आप समझ जाइए सेल बॉडी की बात हो रही है। ये गैंग्लियन क्या होती है? सेल बॉडी ही होती है। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या होता है? सोमा। ठीक है, क्या होता है? सोमा। इस सोमा को हम साइटोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो साइटोन या सोमा या सेल बॉडी, तीनों एक ही नाम है। जब ये साइटोन ग्रुप के फॉर्म में आ जाए, एक ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं? गैंग्लियन। तो जहाँ भी गैंग्लियन टर्म आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो सेल बॉडी या साइटोन या सोमा की बात कर रहा है, जो कि ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है गाइस, आपको ये पॉइंट समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट है नर्व फाइबर। अब ये नर्व फाइबर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या होता है। तो नर्व फाइबर जहाँ भी आया तो आप समझ जाइए कि एक्सॉन, एक्सॉन की बात हो रही है। जहाँ भी नर्व फाइबर आया तो आप समझ जाइए वो क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन का ये दूसरा नाम क्या है? नर्व फाइबर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट जहाँ पे आए कंफ्यूज नहीं होइए, नर्व फाइबर का जब बंडल के रूप में प्रेजेंट हो। नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन, एक्सॉन को ही क्या बोल रहे थे? नर्व फाइबर। अब जब नर्व फाइबर बंडल के रूप में हो तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट। ठीक है, अब जब ये सेल बॉडी बंडल के रूप में या ग्रुप के रूप में हो तो उसे क्या बोलेंगे? गैंग्लियन। ओके गाइस, समझ में आया ये पॉइंट्स? तो नर्व फाइबर, न्यूरॉन्स, गैंग्लियंस में जब सेल बॉडी का ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे गैंग्लियन, और जब नर्व फाइबर का ग्रुप हो उसे बोलेंगे ट्रैक्ट। नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन, ठीक है, यानी कि एक्सॉन का ग्रुप होता है ट्रैक्ट, और सेल बॉडी का गैंग्लियन। ओके गाइज, इतना पॉइंट समझ में आया? आगे देखते हैं गाइज। अब एफिनिटी क्या होती है? जब भी कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है उसे क्या बोलते हैं? एफिनिटी। कोई ड्रग है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाए तो इस ड्रग और रिसेप्टर को एक दूसरे से बाइंड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एफिनिटी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टर्म क्या है? इफिकेसी। अब इफिकेसी क्या होता है? जब कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड कर जाए उसके बाद उसका एक्शन क्या होने लगे? रिड्यूस, तो उसे क्या बोलते हैं? इफिकेसी। मतलब समझ पाए? कैसी समझ में आया आपको? जैसे कोई ड्रग है, वो ड्रग को 10 घंटे तक काम करना है, वो ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड की, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद
वो 10 घंटे तक अपना काम किया, काम करने के बाद उसका एक्शन क्या हो, रिड्यूस होने लगे, जब उसका एक्शन घटने लगे उसी को क्या बोलते हैं, एफिकेसी। यानी कि उस ड्रग ने 10 घंटे तक काम किया। ये 10 घंटे काम करने की जो प्रोसेस थी वही क्या थी, उस ड्रग की एफिकेसी। और एफिनिटी समझ में आया, जब ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड कर जाए तो उस बाइंड करने की क्षमता एफिनिटी है। और जो 10 घंटे तक काम करती रही लगातार उसकी क्या है, एफिकेसी है। अब पोटेंसी क्या होती है, तो ड्रग की पोटेंसी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग जो एक्शन को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपने 100 mg ड्रग ले लिया, ठीक है, उस 100 mg ड्रग को लिया और उसमें से 90 mg ड्रग अपने एक्शन को शो कर रही है, 90 mg ड्रग ने अपने एक्शन को शो किया, ठीक है। तो उस 90 mg क्या हो गया, उस ड्रग की पोटेंसी। समझ में आया गाइस? एफिनिटी, एफिकेसी, पोटेंसी, ये सारे टर्म्स आपको बार बार मिलने वाले हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या होता है। तो आप समझ जाइए एफिनिटी क्या होता है। एफिनिटी जहाँ भी मिले आप समझ जाइए कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर गया है। एफिकेसी जहाँ मिले तो आप समझ जाइए कि जितने टाइम तक अपने एक्शन को शो कर रहा है वही एफिकेसी है। पोटेंसी मिले तो आप जान जाइए कि उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है, कितना mg ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके अपने एक्शन को शो कर रहा है। तो गाइज आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आया, मैंने आपको बताया। कुछ और टर्म्स है मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि होता है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट और स्टिमुलेशन। ये क्या होता है गाइज, इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि गाइज एगोनिस्ट, ये सारा आप सुनने वाले हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये सारे टर्म्स आपको मिलने वाले हैं और हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। हर टॉपिक में आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे तो आप इसे अच्छे से समझिए। एगोनिस्ट क्या होता है, ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर बाइंडिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी कि जो ड्रग है रिसेप्टर से बाइंड करके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है तो उस ड्रग को क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, ठीक इसी का उल्टा, ठीक एगोनिस्ट का क्या होता है, उल्टा होता है। अब ये एंटागोनिस्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ये जो एगोनिस्ट था इसके एक्शन को रोक दे उसे क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। नाम से क्या है, एंटी। जब कोई किसी का एंटी होता है तो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े तो उसे रोकने का काम करता है। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, एंटागोनिस्ट इस एगोनिस्ट के एक्शन को रोक देगा, ठीक। इस एगोनिस्ट के एक्शन को एंटागोनिस्ट रोक देगा। और एगोनिस्ट क्या होता है, जो ड्रग बाइंड करके अपना एक्शन शो करने लगे वो क्या हो गया, एगोनिस्ट। और जो उसके एक्शन को रोक दे उसे क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। अब इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है ये एगोनिस्ट का उल्टा काम करता है। यानी कि अगर एगोनिस्ट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज करने का काम कर रहा है तो इनवर्स वाला क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर एगोनिस्ट डिक्रीज करने का काम कर रहा है तो इनवर्स क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो उसके उल्टा करने का काम करता है इनवर्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब समझ में आया गाइस। एगोनिस्ट क्या हुआ, ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन शो कर रहा है तो एक्शन शो करने वाला ड्रग को क्या बोलेंगे, एगोनिस्ट। अब वहीं कोई ड्रग उस ड्रग के एक्शन को रोक दे, जो काम चल रहा है उसको क्या कर दे, रोक दे एक्शन को, उसे क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। अब वहीं पे कोई ड्रग है जो उस एगोनिस्ट को का उल्टा काम करने लगे, बढ़ा रहा है तो घटा दे, घटा रहा है तो बढ़ा दे, उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स एगोनिस्ट। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टिमुलेशन और डिप्रेशन। अब क्या होता है, स्टिमुलेशन मतलब होता है स्टिमुलेट करना, इन्हांस, बढ़ा देना। जब कोई भी ड्रग सेल की एक्टिविटी को बढ़ा दे उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। जैसे कि एड्रेनलिन है, अब एड्रेनलिन क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है किसको, हार्ट को। यानी कि हार्ट बीट को बढ़ा देगा, जब हार्ट बीट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एड्रेनलिन क्या करता है, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देगा, चाहे वो हार्ट हो या अदर चीज़ें हो, एड्रेनलिन हमेशा बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो एड्रेनलिन क्या करे, स्टिमुलेशन, बढ़ जा रही है एक्टिविटी। और ये डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन या फिर सप्रेशन बोल लीजिए, इसका क्या मतलब होता है, डिमल्सन और एक्टिविटी ऑफ सेल। जब किसी भी सेल की एक्टिविटी को घटा दे, घटाने का काम कर दे उसे बोलते हैं डिप्रेशन या डिमल्सन, सप्रेशन, ठीक है। जैसे कि बारबुचीरेट्स। अब बारबुचीरेट्स कैटेगरी की जो भी ड्रग है वो क्या करती है, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है। आप इसे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में बारबुचीरेट्स। तो ये बारबुचीरेट्स सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को डिप्रेस कर देगा, काम करना बंद कर देगा, हमें सुस्ती आ जाएगी, नींद आने लगेगा, थकान लगने लगेगी। ये बारबुचीरेट्स का काम करता है, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो डिप्रेशन या सप्रेशन कहते हैं उसे। और जब बॉडी को एक्टिवेट कर दे और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे बॉडी को तो क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन, ठीक है गाइस। तो आपको इतने सारे पॉइंट समझ में आए, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई तो आप इसे पढ़, इसको आप समझ गए होंगे गाइस।
तब तक आप इसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए फार्मासायरा क्लासेस के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके गाइस, तब तक थैंक यू।